देखिए, आज सुबह के बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी और दुखद खबर के साथ जो झांसी से आई है। झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा हुआ है। एनआईसीयू वार्ड में आग लग गई, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, 40 बच्चे बचाए गए। झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। 3 अलग अलग जांच होगी झांसी हादसे की। ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों का इलाज सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा, रात की ये घटना है, रात को तकरीबन 10:30 बजे की ये घटना है। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी देने के आदेश दिए हैं। रवि परिहार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, बहुत ही दर्दनाक घटना, 10 छोटे मासूम बच्चों की मौत, 40 बच्चों को तकरीबन निकाला गया। अभी क्या ताजा हालात हैं, क्या कुछ पता चल पाया इस घटना के पीछे क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, घटना जो भी है हर किसी के ख्याल में आता है, उससे चीखें चीखें सुनाई देती है। और पूरी रात से एक परिवार, सुनिए, पूरी रात परिवार यहाँ पर अपने बच्ची को खोज रहा है। हमारे साथ बात करेंगे। क्या नाम? जी, मेरे बच्चे के पिता का नाम है कसिम कपूर और बच्चे की माँ का नाम है संध्या। और मेरा बच्चा 10:30 बजे यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है। मेरा बच्चा तभी से गायब है और अभी रात को 4 बजे इन्होंने मेरा बच्चा मृत घोषित बताया, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दिया कि मेरे बच्चे का क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत घोषित है। क्योंकि मेरा बच्चा 12 तारीख की रात में यहाँ आया था और 3 दिन से यहाँ एजेंसी में भर्ती है। मेरे बच्चे को एक भी दिन दिखाया नहीं है। और यहाँ बोला जा रहा है कि जो बच्चे उस वेंटिलेटर पे थे वो बच्चे जल चुके हैं, लेकिन मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे था ही नहीं। तो क्या वो दूध पीता हुआ बच्चा था? तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा बच्चा मृत घोषित कर दिया गया? अच्छा, जब घटना हुई तो वार्ड में कितने बच्चे मौजूद? जब 45 से 50 के करीब बच्चे बताए जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि वार्ड के अंदर कोई जाने ही नहीं देता है, तो ना तो अपने बच्चे को देखने देता है ना और ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है कि वार्ड के अंदर आखिर कितने बच्चे? नहीं, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर उनसे तमीज से भी बात करो ना कि मैडम बच्चे को देखना है, मुझे अंदर जाना है, एक बार देख तो 3 दिन से रिक्वेस्ट करती हूँ, करे जा रही हूँ कि मैम मेरा बच्चा दिखा दीजिए प्लीज, मैंने देखा नहीं है। तो नहीं, आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, आपका बच्चा अभी सीरियस है, अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन? अब क्या हो गया? अब कौन जिम्मेदार है इस बच्चे का? इसका मेरा बच्चा मृत घोषित बता दिया, अब कौन इसका जिम्मेदार है? आप बताइए ना, अब कौन जिम्मेदार है? अच्छा, घटना के बाद क्या मंजर रहा, क्या स्थिति रही, किस तरीके से लोगों ने घटना के बाद ये हुआ कि घटना के 5 मिनट बाद तो सारी ये प्रशासन आई है और घटना के 5 मिनट के अंदर बच्चों को फेंका गया अंदर से। और जो बाहर के लोग, सिस्टरों ने कैसे फेंका बच्चों को? ऐसे उठा के ऐसे, तो किसी ने अपने कैसे बच्चों को गुफा है, किसी ने कैसे उठाया है, ऐसे बच्चों को फेंका है। और फिर ज्यादा आग लग गई तो जितने बच्चे वहां से ले पाए उतने बच्चे ले लिए और कुछ बच्चे उसी में रह गए। फिर इसके बाद खिड़की जंगले तोड़ के बच्चों को निकाला गया है। खिड़की जंगले तोड़ के जब बच्चे अंदर गए हैं तो बच्चों को अंदर से निकाला गया। आपका बच्चा क्या बता रहे हैं? हमारा बच्चा बता रहे हैं कि आपका बच्चा की डेड बॉडी हो गई, सर मर चुका है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा, कैसे डिसाइड किया? यही तो क्लियर नहीं हो। अगर वो डीएनए टेस्ट किया होता तो मैं मान सके। मेरा नाम अंकित है, मैं उसका मेरे छोटे भाई का लड़का था। जब डॉक्टर साहब ने ये घोषित किया है कि तुम्हारा लड़का मर चुका है, किस बेस पे उन्होंने घोषित किया है ये बताइए हमें। इस बात से मैं दुखी हूँ कि किस बेस पे उन्होंने घोषित किया है। अगर उन्होंने घोषित किया है, क्या उन्होंने डीएनए टेस्ट किया है? जिन लड़कों का जो एक्सपायर बताए जा रहे हैं, क्या उसका डीएनए टेस्ट करके उन्हें एक्सपायर बताया जाता है कि इन माता पिताओं के लड़कों को मृतक घोषित कर दिया गया, लड़कों को घोषित कर दिया गया? और जो बचे हुए हैं उन्होंने अभी तक उन्हें दिखाया नहीं गया है कि आप उन्हें पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं। कम से कम एक बार उन्हें दिखा देते, जिसका था बच्चा वो देख सकते थे। तो जो हॉस्पिटल से बाहर गए वो भी है ना, उनकी कोई ये पता चल रहा कि कितने बच्चे बाहर गए हैं, कम से कम उन पे भी देखने किया जाए। और वो भी कम से कम जिन माता पिताओं के बच्चे नहीं मिल रहे हैं उन्हें उन तक पहुंचाया जाए।
क्योंकि अगर किसकी लापरवाही मानते हैं हम यहाँ पे, देखो लापरवाही इसलिए नहीं क्योंकि जितने बच्चे जिसके हाथ में आए हैं वो अब मेरे पास भी एक बच्चा है अभी प्रेजेंट में, मेरे पास एक बच्चा है वो भी अभी सुरक्षित है, मैं उसे आईसीयू में रखा हुआ हूँ, लेकिन मैंने बता दिया मेरा बच्चा नहीं है वो। आपने क्यों घोषित किया मेरे बच्चों को, किस बेस पे किया, ये जानना चाहता हूँ मैं। यहाँ मेडिकल क्या मांग मेरी सरकार योगी जी से यही माननीय श्रीमान योगी जी से प्रार्थना है कि ये जो हादसा हुआ है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी बच्चे जीवित है वो जो मृतक है उनका सारे का डीएनए टेस्ट करके उन्हें क्लियर रूप से क्लियर किया जाए कि आपका बच्चा मृतक है, आपका जिंदा है और वो कहाँ है। इस बेस से आप मुख्यमंत्री मोदी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ व्यक्ति और मौजूद है जो काफी समय से पूरी रात से लगभग घुसा हुआ खाना लगता है। हाँ, कहाँ के क्या आपका छोटा भाई? अभी मैंने 12 तारीख को से एडमिट कराया था सुबह 3 बजे। हाँ, आपके भतीजे की क्या स्थिति है? डॉक्टर बोल रहे हैं कैसे कुछ पहचान भी है उसका? इतना नीचे आपको दिखाया बाल यहाँ पे है बस। पहचान आपको दिखाया भी नहीं, अभी नहीं दिखाया। क्या मांग है आपकी सरकार से? मांग है क्या चाहते हैं? इसकी लापरवाही मानते हैं? कर्मचारी वो चाहते कि बच्चे सबको बचा ले, कर्मचारी चाहते अगर पास बात करें तो वो बचा सकते, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं, अपनी जान बचा नहीं। और जिस तरीके से ज्योति जी इन्होंने बताया है कि जो रात का मंजर था कि कर्मचारी विभाग के कर्मचारी अगर चाहते तो बच्चों की जान बचा सकते थे। बिल्कुल, और ये भी खबर आ रही है कि आग लगने के बाद जो सेफ्टी अलार्म बजता है वो भी नहीं बजा था। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज एशियन संवाददाता घटनास्थल से। श्याम, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? अभी तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी तक की जानकारी की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 49 बच्चे एनआईसीयू में एडमिट थे और उनमें से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। 17 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये वो परिसर है जहाँ पर आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि ये एनआईसीयू का वो वार्ड है जहाँ पर आग लगी थी और आग लगने के बाद किस तरीके की अफरा तफरी रही। तमाम लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोगों ने बच्चों को बचाने की कवायद की, क्योंकि ये वो परिसर है जहाँ पर जो बच्चों के परिजन हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। जो बच्चों के परिजन यहाँ पर मौजूद थे उनसे जो हमारी बात हो पाई है उन्होंने ये बताया है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है एनआईसीयू में 5 लोगों का स्टाफ था, डॉक्टर कोई भी नहीं था, 2 नर्सेज थी, सहायक थे और ये जब हादसा हुआ तब उसके बाद यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं, लेकिन इनमें से तमाम अग्निशमन यंत्र की जो फिलिंग है वो एक्सपायर हो चुकी है। यानी इन्हें जब उस वक्त काम में लाने का प्रयास किया गया तब ये काम नहीं किए और इनका काम केवल ये हुआ कि ये शीशे तोड़ने के काम आए। आप देखिए कि ये तमाम फायर एक्सटिंग्विशर हैं, ये उस वक्त चले नहीं। अगर ये चलते तो शायद आग पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता, लेकिन क्योंकि उस वक्त केवल 5 लोगों का स्टाफ था तो ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए, तमाम शीशों को उन्हें तोड़ने का काम किया और इसके बाद जो बच्चे अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, कवायद की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का नज़ारा है। ये एनआईसीयू का वो वार्ड है जहां पर आग लगी थी। आप देख सकते हैं कि तमाम मशीनें जल करके खाक हो चुकी हैं। किस तरीके की आग की विकरालता रही होगी। आपको बता दें कि एक बच्चे के परिजन ने बताया कि जब उन्हें आग की जानकारी हुई तो उन्होंने देखा कि एक नर्स के पैर में आग लगी हुई थी और वो
खुद को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, जिसके बाद तमाम जो परिजन हैं वो दौड़ पड़े और उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया कि वो किसी तरीके से आग पर काबू पा सके फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए, और अस्पताल में जो तमाम पानी की व्यवस्थाएं हैं उससे आग पर काबू पा सकें। और जो बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की स्थिति क्या है। यहाँ पर इनकी जो एक्सपायरी डेट आपको दिखाएंगे कि 28/9/2023 को ये इसकी फिलिंग जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, यानी इसे दोबारा फिल कराया जाना चाहिए था। ये भी 2023 में एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसे में ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जिन्हें काम करना चाहिए था, यहाँ पर आग बुझाने का काम करना चाहिए था, वो उस वक्त काम ही नहीं किया। अगर ये काम करते तो शायद कुछ और बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन 10 बच्चे काल के गाल में समा गए। ये पूरी लापरवाही सामने आई। आज सुबह डिप्टी सीएम जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने NICU का जायज़ा लिया, अस्पताल के तमाम जिम्मेदार लोगों से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इस मामले में त्रिस्तरीय जांच कराई जाएगी। एक जांच शासन की कमेटी करेगी, मजिस्ट्रेटी जांच होगी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अपनी जांच कराएगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा हुआ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी थी और उसके बाद ये आग फैलती चली गई और इस आग को काबू नहीं किया जा सका। आग विकराल होती चली गई और आग में झुलस करके 10 मासूम नवजात बच्चों की मौत हो गई और तमाम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है 17 ऐसे बच्चे हैं जो झुलसे हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में ये भी बताया कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सका है। जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजन कौन है। वहीं 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिल पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मामले में DNA टेस्ट भी कराया जाएगा, बच्चे किसके हैं ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ये निकल करके सामने आ रहा है कि अस्पताल प्रशासन में मेडिकल कॉलेज का जो NICU विभाग है यहाँ पर आग से निपटने के प्रॉपर इंतजाम नहीं थे, जबकि डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा कि कुछ समय पहले ही इस अस्पताल में फायर का ऑडिट कराया गया था। तो ये ऑडिट किस तरीके से हुआ निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, ये सवाल खड़े करता है शाम, और सवाल ये भी खड़े करता है कि घटना के बाद जब कहीं आग लग जाती तो फायर सेफ्टी अलार्म बजता है, वो नहीं बजा, और इक्विपमेंट्स जो फायर के सेफ्टी के थे उनकी डेट निकली हुई थी, वो एक्सपायरी डेट के थे। ये बड़ा सवाल है। जानकारी ये भी है कि वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स थे वो भी एक्सपायरी डेट के थे और जितनी क्षमता थी उस शिशु वार्ड की उससे कहीं ज़्यादा बच्चे अंदर भर्ती थे। 18 बेड्स बताए जा रहे हैं, जबकि आपने बताया कि 49 बच्चे वहाँ पर थे। ये कैसे हो रहा था वहाँ पर? देखिए, ये आमतौर पर मेडिकल कॉलेज की समस्याएं हैं कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं कम है और भार ज़्यादा है। ये देखने को मिलता है क्योंकि ये झांसी का अस्पताल है, मुख्य अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पर झांसी के अलावा अलग अलग ज़िलों के भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही भी है और ये कहा जाए कि अव्यवस्थाओं की वजह से, व्यवस्थाएं ना होने की वजह से शाम आप ये बताते चलिए, लेकिन उसके साथ साथ आप तस्वीरें भी दिखाते रहे जहाँ पर ये आग लगी है। तस्वीरें भी दिखाते रहे। मैं चाहती हूँ वो खिड़की भी दिखाएं जहाँ से बच्चों को बाहर निकाला गया था। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस परिसर में आग लगी। और आपको बता दें कि 18 बेड का ये NICU का अस्पताल है जहां पर 18 बच्चों को एडमिट किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये झांसी का मेडिकल कॉलेज है तो आसपास के ज़िलों के लोग भी यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक बच्चों को इलाज मिल सके तो बच्चों को यहाँ पर एडमिट किया गया था, क्योंकि मासूम बच्चे जिनकी जान पर बनाती है तो उनको यहाँ पर किसी तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से जो बेड है वहाँ पर रखा गया था और उनको कहीं ना कहीं बचाने की कवायद की जा रही थी। लेकिन लापरवाही तब सामने आई जब यहाँ पर आग लगी और आग बुझाने के लिए उस वक्त ना तो प्रॉपर इंतज़ाम थे और ना ही स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। आपको बता दें कि 49 बच्चे एडमिट थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर केवल 5 लोगों का स्टाफ था जिसमें कोई भी डॉक्टर नहीं था। जब आग लगी, आग लगने के बाद
जो नर्सेज हैं वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागी और उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद परिजन हैं उनसे मदद मांगी। ये आप खिड़की देख रहे हैं, ये खिड़की है, ये वो खिड़की है जिसे तोड़ करके तमाम बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला गया। जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने खुद अपनी जान जोखिम में डाली और तमाम बच्चों को बाहर निकालने में मदद की, क्योंकि जब ये आग लगी बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक यहाँ कोई भी मदद नहीं पहुँची थी। ना ही यहाँ पर जो अस्पताल का प्रशासन है वो किसी तरीके से मदद मुहैया करा पाया था और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी। आधे घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची तब तक बहुत कुछ खो चुका था, तमाम बच्चों की जानें जा चुकी थी, तमाम बच्चे झुलस चुके थे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके का नज़ारा है। ये खिड़कियां हैं, इन्हें तोड़ा गया और यहाँ से जो सांस निकलने की व्यवस्था की गई, क्योंकि आग लगी तो अंदर तमाम लोगों का दम भी घुटने लगा। लोग ज़रूर अपने बच्चों को बचाने की कवायद में अंदर जा रहे थे, लेकिन अंदर की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा भयावह थी। धुआं भर जाने की वजह से लोगों था, लेकिन तमाम लोगों ने कोशिशें की। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ करने के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक उपकरण दिखाएंगे कि ये देखिए जला हुआ उपकरण है, जिसमें भी आग लगी थी और जल गया था पूरी तरीके से। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि तमाम जो परिजन हैं उनके जूते चप्पल अभी भी यहाँ पर फैले हुए हैं, यानी कि वो परिजन जो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर बाहर रह करके इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की, कवायद की और जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये निकल करके सामने आई कि जब आग लगी तब किसी तरीके का अलार्म नहीं बजा और उसके बाद जब आग लग गई तो जो सेफ्टी के लिए यहाँ पर उपकरण मौजूद थे, जो अग्निशमन यंत्र थे, वो काम नहीं किए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए वहाँ पर पाइप की व्यवस्था भी थी, पानी भी अंदर जा सकता था, लेकिन वहाँ पर उसको भी चालू नहीं किया जा सका। जो पाइप था उससे पानी निकला ही नहीं, जिसकी वजह से ये स्थिति और अधिक विकराल होती चली गई और तमाम ऐसे बच्चे जिन्हें बचाया जा सकता था उन्हें बचाया नहीं जा सका। आप देखिए कि जो परिसर है, अंदर जो आग लगी थी उसके अलावा बाहर की स्थिति भी आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर धुआं फैला हुआ था उस वक्त और किसी तरीके से जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने बच्चों को बचाया, खुद को बचाया। और आपको बता दें कि जिस तरीके की ये लापरवाही निकल करके सामने आ रही है वो बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है कि ऐसी जगह, ऐसा NICU जहाँ पर बच्चों का इलाज होता है, बच्चों की जान बचाई जाती है, उन्हें ऑक्सीजन दे करके उनका इलाज किया जाता है, वहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतज़ामों से खेल किया गया। फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं थे जिसकी वजह से बच्चों की जान गई। अब कहा जा रहा है कि पूरे मामले में जांच कराई जाएगी, 3 स्तर पर जांच होगी, लेकिन देखना ये होगा कि जांच के बाद किन अधिकारियों पर, किन दोषियों के ऊपर कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जो 17 बच्चे हैं उन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है, क्योंकि डिप्टी CM ने अपने बयान में इस बात को दोहराया है कि जो 17 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं उनकी जान की रक्षा करना, उनको सही से समुचित इलाज मिल सके, इसकी भी शासन व्यवस्था कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी देख रहा है कि जिन बच्चों के परिजनों की पहचान नहीं की जा सकी है उनकी पहचान की जाए। जी बिल्कुल शाम, बड़ा सवाल यही है कि देखिए हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स आती है और रिपोर्ट्स के बाद कितनी कार्रवाई होती है ये सबने देखा है। अगर कार्रवाई होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती, कहीं पर भी नहीं घटती, एक नज़ीर पेश हो जाती। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अब कार्रवाई के नाम पर क्या होगा। कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए, तो ये 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो भेजी जाएगी उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ होगा पुख्ता। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की जो छवि रही है और जिस तरीके की लापरवाही प्रथम दृष्टया दिख रही है, उसके बाद ये माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर तमाम दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने 12 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, लेकिन रिपोर्ट 12 घंटे में कैसे आएगी इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नहीं शाम, मेरा इशारा इस तरफ है। देखिए कुछ जो प्रशासन के ऐसा शख्स मौजूद नहीं है। जी मेरा इशारा इस तरफ है क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही रही है, यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है। आपने कहा कि फायर डिपार्टमेंट ने आकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट का ऑडिट भी कराया गया था, फायर सेफ्टी मेजर्स देखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपायरी फायर सिलेंडर्स हमने वहाँ पर देखे। तो क्या इस तरह की कार्रवाई बाकी अस्पतालों में भी रहेगी कि वहाँ पर भी ऑडिट हो और ढंग से ऑडिट हो कि क्या सेफ्टी मेजर्स है फायर के? देखिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका महकमा है और वो इन सब व्यवस्थाओं को देखते हैं।
उन्होंने ही इस बात की ताकीद किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि फायर ऑडिट कराया गया था इस अस्पताल में, लेकिन फायर ऑडिट अगर कराया गया था तो एक्सपायरी डेट के अग्निशमन यंत्र क्यों मौजूद है यहाँ पर, और जब आग बुझाने की कोशिश की गई तो तमाम पाइप्स में पानी क्यों नहीं निकला। तो ये एक बड़ा सवाल है कि फायर ऑडिट किस तरीके से होता है अस्पतालों का, और वो तब है जबकि ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर फायर ऑडिट इस तरीके से होता है तो तमाम दूसरे अस्पतालों में ऑडिट किस तरीके से होता होगा, जो प्राइवेट अस्पताल हैं या फिर ऐसे अस्पताल जहाँ पर सरकार की निगाह बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर ना केवल झांसी और आसपास के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, बल्कि लोगों का विश्वास रहता है कि अगर वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आएंगे तो उनका ठीक से इलाज होगा, उनके परिजन, उनके तीमारदार यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि अधिकारियों का आना जाना लगातार, मंत्रियों का आना जाना बना रहता है, तो ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर फायर ऑडिट के बाद इस तरीके की, इस दर्जे की लापरवाही है कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र एक्सपायर्ड थे, वो वक्त पर काम नहीं किए, तो दूसरे अस्पतालों का आलम क्या होगा। आमतौर पर जब इस तरीके का हादसा पेश आता है तो फायर विभाग जाग जाता है और तमाम अस्पतालों में जा करके देखता है क्या वाकई में यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। जबकि अगर निजी अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर व्यवस्थाएं और ज़्यादा ख़राब हैं। आपको देखने को मिलेगा तमाम निजी अस्पताल बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। अगर वहाँ पर आग लग जाए तो वहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो सकती। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है, न केवल इस रिपोर्ट के आधार पर जो जाँच रिपोर्ट आएगी उस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक बार फिर से प्रदेश के सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराया जाए कि अगर कहीं आग लगे तो वक्त रहते उस पर काबू पाया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। जी बिल्कुल। शाम जरा ये भी बताएं कि आपकी किसी परिजन से बात हुई, क्योंकि कई माओं की कोख उजड़ गई है, जिन्होंने अभी अभी जिनके घर में खुशियां आई थी उनके घर पे मातम पस रहा है। देखिए, एक परिजन से हमारी बात हुई, लेकिन उनका जो बेटा है वो सुरक्षित है। उन्होंने अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ तमाम दूसरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर बाहर मौजूद थे जब आग लगी और उन्हें अंदर से नर्स के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो अंदर जा कर के उन्होंने देखा कि तो नर्स के कपड़ों में आग लगी हुई थी। उन्होंने नर्स को भी बचाया और उसके बाद तमाम बच्चों को उन्होंने अपने मुँह से जो बताया, उनका कहना है कि उन्होंने 20 बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने में मदद की है और यहाँ से उन्होंने इस शीशे को तोड़ा और तमाम जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही साथ तमाम बच्चे जो अंदर मौजूद थे उन्हें बचाने की कवायद में वो जुट गए। आपको बता दें कि अभी तक केवल एक बच्चे के परिजन, जो मृतक बच्चा है उसके परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि उनका ये बच्चा है, उसकी मौत हुई है। बाकी तमाम डिप्टी सीएम ने खुद अपने बयान में इस बात की ताकीद की थी कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उन्हें इसकी सूचना दी जा रही है, जबकि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये जानकारी नहीं है कि उनके माता पिता कौन हैं, क्योंकि बच्चे बेहद छोटे हैं और बेहद कम दिनों के बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। और क्योंकि आग लगने की वजह से, झुलसने की वजह से, जलने की वजह से उनकी मौत हुई है, तो ऐसे में उनकी पहचान कर पाना कि कौन बच्चा किसका है ये भी आसान नहीं है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिप्टी सीएम ने कहा है कि तमाम बच्चे, अगर उनके परिजनों को आइडेंटिफाई नहीं जा पाएगा कि कौन बच्चा किसका है, तो डीएनए की मदद भी ली जाएगी, डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमाम वो परिजन जिनके बच्चे यहाँ पर जल करके मर गए हैं और तमाम ऐसे परिजन जिनके बच्चे यहाँ पर भर्ती थे, वो पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि उनके बच्चे को ही बचाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी स्वास्थ्य विभाग के सामने कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा बच्चा किसका है। जाहिर तौर पर ये दिक्कत है और ये चुनौती भी है, ये चुनौती भी है। शाम आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार आपके साथ संपर्क करेंगे, ताज़ा अपडेट ग्राउंड जीरो का लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।